हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, डीएनए एंड आरएनए डिफर्स इन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में डिफरेंस किस कारण से होता है? तो ऑप्शन ए में है शुगर, बी में है प्यूरिन्स, सी में पायरिमिडिन्स, और डी में बोथ ए एंड सी, मतलब शुगर और पायरिमिडिन्स दोनों। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर, तो शुगर में डिफरेंस हो गया। प्यूरिन्स जो होता है, प्यूरिन्स ये बेस होता है, प्यूरिन्स में एडेनिन आ जाएगा आपका और गुआनिन, और पायरिमिडिन्स में जो है, पायरिमिडिन्स में साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। प्यूरिन्स बेस में आ जाएगा एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन्स में आ जाएगा साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। तो पायरिमिडिन्स बेस में आरएनए में जो क्या होता है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो नाइट्रोजिनस बेस में भी डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुगर्स भी हो जाएगा और पायरिमिडिन्स, मतलब डी में ऑप्शन है जो बोथ ए एंड सी, शुगर और पायरिमिडिन्स दोनों होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कीरेटिन्स प्रेजेंट इन हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हेयर में जो है वो कीरेटिन्स प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो किस तरह का प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। आपका हेयर्स में जो कीरेटिन होता है वो मायोसिन जो मसल में होता है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस प्रोटीन का। ये फाइबर लाइक का स्ट्रक्चर होता है इसमें। और ग्लोबुलर प्रोटीन में यहीं पर पूछ देता क्वेश्चन में ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल, तो आपका आ जाएगा जैसे एग अल्ब्यूमिन, जो व्हाइट एग का व्हाइट पार्ट होता है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? स्फेरिकल होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रस प्रोटीन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है द डिजीज रिजल्टिंग ड्यू टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन के मल न्यूट्रिशन से, प्रोटीन के कमी से क्वाशियोरकर होता है। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 के डेफिशिएंसीज होता है, विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। तो हर एक यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया है, तो हर एक जो ऑप्शन है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हर चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है, तो हर एक चीज़ पर आप लोग को ध्यान भी देना है। पर्नीशियस एनीमिया जो होता है विटामिन B12 के कमी से होता है। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जब ये बीमारी किसी आदमी को हो जाता है, किसी पर्सन को होता है, तो अगर हल्का सा भी चोट आया या फिर सीवियर इंजरी हुआ तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, जिससे पर्सन का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। ये जेनेटिक डिजॉर्डर है, ट्रांसफ़र होता रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अस्कर्बी, अस्कर्बी क्या हो गया? ये विटामिन सी के कमी से होता है, जिससे जो दांत में जब कभी कोई ब्लड जो आता है वो वही हो जाता है क्या? अस्कर्बी। ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या देता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हाइड्रोलिसिस जब शुगर करते हैं, ये आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल किसका है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़े होंगे, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 5th नंबर क्वेश्चन में एमाइलोपेक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ, किसका हो जाएगा आंसर? अल्फा डी ग्लूकोज। एमाइलोपेक्टिन किसका कंपोनेंट है? स्टार्च का। स्टार्च जो होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। यहीं पर क्वेश्चन पूछ सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एमाइलोपेक्टिन जो होता है स्टार्च का कंपोनेंट है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है विच डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है।
थोड़ा देख लेते हैं म्यूटा रोटेशन क्या है। अब देखिए आप लोग के सामने यह स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, और ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दोनों में जब इंटर कन्वर्सन होता है, अल्फा और बीटा फॉर्म में जब इंटर कन्वर्सन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इसको और भी दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जब ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में ऑप्टिकल रोटेशन में जब चेंज आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं म्यूटा रोटेशन, जो कि सुक्रोज में नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है। तो ये सुक्रोज जो है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। सुक्रोज को ही इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है, सुक्रोज को ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 7th नंबर क्वेश्चन में है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर, तो ये क्या हो जाएगा आंसर एनोमर्स। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो इसका क्या होता है हेमी एसिटल कार्बन पे एनोमर्स किसको बोलते हैं कि वैसा दो सब्सटेंस जिसमें कॉन्फ़िगरेशन किसी एक कार्बन या हेमी एसिटल कार्बन के अबाउट जो होता है कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो चेंज होता है। जैसे देखिए अल्फा डी ग्लूकोज में इस कार्बन हेमी एसिटल कार्बन ये है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लोअर पार्ट में है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस कार्बन पे अपर पार्ट में है। तो ये जो देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है अल्फा और बीटा में, इसी को क्या बोल देंगे एनोमर्स। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है एनोमर्स है, ठीक है। एक यहीं पर कभी कभी पूछ देगा ईपीमर्स, तो ईपीमर्स देखिए ये हो गया डी ग्लूकोज, ये हो गया डी मैनोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, इसमें सिर्फ हम लोग ध्यान रखते हैं क्या कि तीसरा नंबर कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, तो ये तो चेंज रहेगा। इसके अलावे अगर यदि किसी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होगा, जिसमें जैसे हम लोग इसमें डी मैनोज में दिखाए हैं, देखिए दूसरा नंबर कार्बन पे यहाँ OH राइट हैंड साइड में है, लेकिन यहाँ पर OH लेफ्ट हैंड साइड में है। तो किसी भी एक कार्बन पे अगर यदि कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग होगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा ईपीमर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज आपस में क्या है, यही ऑप्शन दे देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ईपीमर्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट रहता है उसका नाम क्या है, तो नाम इसका आंसर हो जाएगा डी लैक्टोज। लैक्टोज को क्या मिल्क शुगर भी बोलते हैं। यहाँ दूसरा तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है मिल्क शुगर इज ऑल्सो नॉन एज, यही ऑप्शन देता तो क्या हो जाएगा लैक्टोज को क्या बोलते हैं मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन में नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी जिसको बोलते हैं हिंदी में, रात में नहीं दिखता, तो किसके कारण होता है विटामिन ए के कारण, ठीक है। विटामिन ए का जब कमी हो जाता है तो आदमी को पर्सन को क्या हो जाता है रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसके कारण एक और डिजीज होता है, इसको बोलते हैं जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया, ठीक है। जेरोप्थेल्मिया में क्या होता है कॉर्निया का हार्डनेस हो जाता है, हार्ड हो जाता है कॉर्निया, उसी क्या बोलते हैं जेरोप्थेल्मिया। इस वक्त बता दिए हैं विटामिन सी, विटामिन के की कमी से भी कभी कोई पूछ सकता है कि विटामिन के, एक बार पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि के डेफिशिएंसीज क्या होता है, इसमें क्या होता है विटामिन के की कमी से जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, उसका विटामिन के का जिसमें डेफिशिएंसी रहेगा उसको ब्लड क्लॉटिंग में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो विटामिन के का केमिकल नेम क्या है हाइलोक्विनोन, ठीक है। और ये सब बता दिए आप लोगों को। 10th नंबर में है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के कमी से क्या होता है रिकेट्स, ठीक है। उसमें क्या होता है बोन डिफॉर्म हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बोन, ठीक है। इसलिए आदमी को क्या बोला जाता है डॉक्टर, जब विटामिन डी का कमी होता है तो वो धूप में बैठिए, ठीक है। धूप में बैठने से क्या मिलता है हम लोग को विटामिन डी। डायरेक्ट सनलाइट में जब बैठिएगा तो वो हड्डी के लिए क्या होता है बोन के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। अब विटामिन ई जो होता है इसका केमिकल नेम क्या है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। अब देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विटामिन बी। याद रखिएगा कि बी और सी ये होता है वाटर सॉल्युबल, और
ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये होता है फैट सॉल्युबल या फिर ऑयल सॉल्युबल। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे बन जाएगा बी सी वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा। और एडेक विटामिन ए डी ई के क्या होता है, फैट या फिर ऑयल सॉल्युबल। इसलिए इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन जो है हम लोग के शरीर में स्टोर नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी या फिर विटामिन सी, क्योंकि ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और यूरिनेशन के थ्रू विटामिन बी और सी जब वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में घुल जाता है, तो हम लोग शरीर से क्या होगा, रेगुलर बाहर निकलते जाएगा। इसलिए हम लोग को रेगुलरली जो होता है विटामिन बी और सी, ठीक है, एक्सटर्नल फूड के थ्रू इनटेक करते रहना पड़ता है। ठीक है, इसलिए रेगुलरली हम लोग को विटामिन और सी लेते रहना पड़ता है। और ए डी ई के क्या हुआ, फैट सॉल्युबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, यूरासिल इज प्रेजेंट इन, तो यूरासिल किस में होगा, आरएनए में। अभी बताए हैं कि डीएनए में जो होता है, डीएनए में आपका रहेगा एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन और गुआनिन क्या हो गया, प्यूरिन बेस हो गया, नाइट्रोजिनस बेस दो तरह का, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में आ जाएगा एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन में आ जाएगा साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। तो डीएनए में प्यूरिन में रहेगा एडेनिन गुआनिन दोनों रहेगा, और पायरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए में यूरासिल एब्सेंट रहता है, और यही थाइमिन के जगह पर आपका आरएनए में क्या रहेगा, यूरासिल। मतलब आरएनए में क्या क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा और यूरासिल हो जाएगा। ठीक है, तो आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट रहता है, डीएनए में यूरासिल एब्सेंट रहता है। इसको और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट रहता है और आरएनए में थाइमिन एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो सुक्रोज याद रखिएगा। सुक्रोज ही एक ऐसा शुगर है जो नॉन रेड्यूसिंग है। नॉन रेड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ सकता है कि रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर में क्या अंतर है। तो जो फेलिंग या फिर टॉलेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, वो हो गया रेड्यूसिंग शुगर। जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, इसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है। ठीक है, इसलिए क्या है रेड्यूसिंग शुगर। और जो फेलिंग, बेनेडिक्ट या फिर टॉलेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाए, उसको क्या बोल देंगे, नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रेड्यूसिंग शुगर का एक ही एग्जाम्पल है सुक्रोज। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में है C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन, आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज में ही C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, और जितना है सब में C1C4। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आंसर हो जाएगा इसका ग्लाइसिन। एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो कोई भी एमिनो एसिड होता है, कार्बन पर NH2, COH, यहाँ पर H और एक होता है वेरिएबल ग्रुप R। ठीक है, तब जब इस कार्बन पर देखिए कोई भी स्पीसीज जो होता है या सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जब उसमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन कहने का मतलब एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कि अपने तरफ से जब उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन से हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, रोटेट कर देगा। ठीक है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर देखो कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, उसको पॉजिटिव साइन से हम लोग जैसे इस तरह लिखते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा तो उसको बोल देते हैं लिवो रोटेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्लाइसिन में क्या होता है, ये वेरिएबल ग्रुप जो R है उसके जगह पर यहाँ पर H होता है। देखिए 2 ग्रुप सेम हो गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए H सेम हो गया, तो अगर यदि कोई भी एमिनो एसिड में 2 ग्रुप सेम हो गया तो कायरल कंपाउंड रहा नहीं, और कायरल कंपाउंड रहा नहीं तो वो अपने तरफ से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, और अगर दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसलिए ग्लाइसिन जो होता है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमिनो एसिड। देखिए अभी यहाँ पर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर, तो कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये।
अगर यदि बोल देता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में क्या होता है अल्डिहाइड। फ्रक्टोज पूछ देगा, फ्रक्टोज में क्या होता है कीटोन। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, आंसर हो जाएगा इसका बीटा डी ग्लूकोज। एकदम ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कोई को मार देता है अल्फा डी ग्लूकोज, तो सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसी क्वेश्चन को चेंज कर देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट गिव्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट देगा, तो जिससे मिल के बना वही प्रोडक्ट देगा। तो किससे मिल के बना है सेलुलोज, बीटा डी ग्लूकोज से। बीटा डी ग्लूकोज याद रखना, अल्फा डी ग्लूकोज इसका आंसर नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल वाल जो होता है प्लांट का, सेल वाल वो किससे मिलके बना होता है, तो सेलुलोज से। प्लांट का सेल वाल जो है वो सेलुलोज से मिलके बना होता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, ये भी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सेलुलोज। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट किंगडम में मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन हो जाएगा, सेलुलोज। 19 नंबर क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज सैकराइड, कार्बोहाइड्रेट को इसका दूसरा नाम सैकराइड भी है या इसको शुगर भी बोलते हैं। ठीक है। और इसी में आगे हम लोग देखते हैं कि पॉलीसैकराइड जैसे होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड को बोलते हैं नॉन शुगर्स। यहाँ क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। ठीक है, तो हम जो बोल भी रहे हैं वो सब भी एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पॉलीसैकराइड को क्या बोलते हैं, नॉन शुगर्स भी ध्यान रखना है। और जितना भी सैकराइड्स होता है वो क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। और पॉलीसैकराइड जो होगा वो नॉन शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टेस्ट में स्वीट नहीं होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में है वन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन गिव्स, इसका आंसर हो जाएगा अल्फा एमिनो एसिड। जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा एमिनो एसिड देता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। वैसे तो एमिनो एसिड जो होता है बहुत तरह का होता है, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, डेल्टा एमिनो एसिड, लेकिन जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या देता है, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलिगोसैकराइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। ओलिगोसैकराइड किसको बोलते हैं कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट देता है। हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो 2 to 10, 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट तक प्रोडक्ट के रूप में देता है। ठीक है। और जब 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट देता है हाइड्रोलिसिस में तो उसी को बोल देते हैं पॉलीसैकराइड। और जो कोई यूनिट नहीं देता है हाइड्रोलिसिस के बाद, ठीक है, उसी को बोल देते हैं मोनोसैकराइड यूनिट, क्योंकि वो एक ही यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे ग्लूकोज। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। और सेलुलोज तो अभी पढ़े थे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट देगा, ये होगा पॉलीसैकराइड। ग्लाइकोजेन, ठीक है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज देगा। ठीक है, ये भी पॉलीसैकराइड है। प्रोटीन्स तो अल्फा एमिनो एसिड देगा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो। 22 में हाउ मैनी मोनोसैकराइड यूनिट आर नोन टू अकर इन नेचर, तो आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, ये सब फैक्ट है, ध्यान में रखना है कि अभी तक 20 मोनोसैकराइड यूनिट जो है नेचर में नॉन है। 23 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन शुगर्स, डिस्कशन किए थे पॉलीसैकराइड, क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होता, ये मीठा नहीं लगता है इसलिए पॉलीसैकराइड हो गया। जैसे हो गया आपका ग्लाइकोजन, सेलुलोज, लकड़ी खाते तो मीठा लगता है क्या, नहीं लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन शुगर्स। तो अब है 24 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिवोरोटेटरी, तो आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज के सॉल्यूशन से जब हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराते हैं तो ये किधर रोटेट कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसलिए इसको लिवोरोटेटरी बोलते हैं। इसे लिखते समय भी क्या बोलते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो जो ये माइनस साइन होता है वही डिनोट करता है किसको, लिवोरोटेशन को, लिवोरोटेटरी को। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, उसका आंसर था क्या, सेलुलोज। लेकिन यहाँ मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स अगर पूछेगा लिविंग सिस्टम में तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज पॉलीसैकराइड इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में स्टोरेज पॉलीसैकराइड का आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन।
27 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो इसका एग्जाम्पल दोनों है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क और कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोकैटलिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, एंजाइम को क्या बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब नहीं होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B2। B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, और विटामिन D को कैल्सीफेरोल, विटामिन C रहता है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो सबका केमिकल नेम को ध्यान में रखना है, तभी ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम किसी और चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है।